अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई। राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा। सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। पढ़े लिखेगा अब हर बच्चा, नारी की हर जगह सुरक्षा। एक काम रहेगा कोई ना कच्चा, देश बनेगा सबसे अच्छा। क्योंकि नमस्कार। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी 7 राज्यों में लगभग 125 से भी अधिक स्थलों पर लाखों देशवासियों से जुड़ेंगे, जिनमें 60 स्थल तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। वे आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इन दिनों मोदी जी करीबन 200 भारत विजय रैलियों द्वारा देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जहां वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां आपसे जुड़ने के लिए उन्होंने ये 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है। मोदी जी ने हमेशा से ही अपनी निराली कार्यशैली में टेक्नोलॉजी के उम्दा उपयोग को प्राधान्य दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, गूगल हैंगआउट और हाल ही में सफल ऐसी चाय पे चर्चा, ई गवर्नेंस और डिजिटल गुजरात के उपयोग द्वारा मोदी जी के सफल सुशासन के चर्चे हर जगह हैं। पिछले गुजरात चुनाव में इसी 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के छोटे पैमाने पर किए गए उपयोग को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी सभा होने का विश्व कीर्तिमान प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, जिन्होंने अपने देश के कोने कोने में रहते व्यक्ति से जुड़ने के लिए एक नई 3D होलोग्राम तकनीक का माध्यम ढूंढ लिया है, उन्होंने आपकी उन्नति और विकास के लिए कितना कुछ नया सोच रखा होगा। उनकी लगन और कठोर परिश्रम से प्रेरित आज कई लोग दिन रात एक कर इस 3D टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचा सके हैं। यही तो मोदी जी की कार्यशैली और नेतृत्व निराले हैं। वे सिर्फ नए नए सपने नहीं बोते, परंतु उन्हें साकार करने का मादा भी रखते हैं और बहुत ही उम्दा स्वरूप देते हैं। योगः कर्मसु कौशलम जिनका जीवन मंत्र है, ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, नए पंख हैं, नई उड़ान,
नई दिशा में नए साहस हैं जिनकी पहचान। नहीं कोई ताकत ऐसी जो इनके रोके प्रयास। निश्चय कर चुका हर जनमन, इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, जो सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर सुशासन द्वारा सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जिनके लिए सुशासन के लिए तड़पती युवा पीढ़ी सिर्फ वोटर नहीं पावर हैं, जिनके लिए राजनीति नहीं राष्ट्रनीति ही सब कुछ है। विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सर्वसम्मिलित विकास के लिए नए विचार और सुझाव लेकर आए हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। नमस्ते जी। देश के कोने कोने में करीब 125 से भी अधिक स्थानों पर इस 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से चुनाव प्रचार अभियान में जुड़े हुए लाखों लाखों मेरे भारत भाग्य विधाता भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मैं पिछले कुछ महीनों से दिन रात दौड़ रहा हूं। आपके दर्शन के लिए आता हूं, आपके आशीर्वाद के लिए आता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी समय की सीमा है, शरीर की मर्यादा है, भारत विशाल देश है, फिर भी मिलने का तो मन करता ही है ना। मैंने सोचा चलो टेक्नोलॉजी के सहारे, और आज विश्व में किसी ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया है। दुनिया के समृद्ध देशों के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग एक अजूबा है, और जो हिंदुस्तान दुनिया में पिछड़ा माना जाता है, वहां के 22-25 साल की उम्र के नौजवानों की ताकत देखिए। ये 22-25 साल के नौजवानों का पराक्रम है जो मैं आज एक साथ 125 से अधिक स्थान पर लाखों लोगों से मिल रहा हूं, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, और मेरे सामने मैं आप सबको देख रहा हूं। सभी 125 स्थान के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैसा अद्भुत काम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले मैं मां गंगा की गोद में गया था। मैं सच बताऊं भाइयों, मैं बहुत भावुक हो गया था। ऐसा लग रहा था मेरा मन राजनीति से परे हो गया है। ये राजनीति के अखाड़े में बैठे हुए लोगों को मेरी इस भावना का अंदाज नहीं आ सकता है। वहां की जनता ने जो प्यार दिया, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, काशी की इस घटना ने हमारे विरोधियों की तो नींद खराब कर दी है। परेशान है, आरोप लगाएं तो क्या लगाएं, गाली दे तो क्या दे, आलोचना करे तो क्या करें, लोगों की नजरों से ओझल करना है तो क्या तरीका अपनाएं। बड़ा पसीना छूट रहा है इनका। लेकिन इसकी क्रेडिट, इसका यश नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, काशी की जनता को जानता है, गंगा जमुनी की तहजीब को जाता है, भारत की प्राचीनतम उस नगरी की सांस्कृतिक विरासत को जाता है, जिस नगरी ने अपने एक बेटे को सर आंखों पर बिठा दिया।
भाइयों बहनों, मेरे जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण जो घटनाएं मैं मानूंगा, परसों का काशी का दिन उसी महत्वपूर्ण घटनाओं में जगह बना चुका है और देशवासियों ने देखा है कि भारत जग गया है। भारत एक आंतरिक ऊर्जा के साथ फिर एक बार खड़ा हो गया है, यह अनुभव आ रहा है। भाइयों बहनों, इतनी सारी हवा चल रही है, लहर चल रही है, आंधी चल रही है और हमने कहा था यह आंधी सुनामी में बदल जाएगी। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को एक महीने के बाद ये सुनामी का जवाब खोजने में लग गया। मैं महीने पर से बोल रहा हूं, यह आंधी नहीं सुनामी है। एक महीना लग गया, काशी के बाद उन्होंने जवाब खोजा और कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सुनामी आई है। सुनामी तो विनाश लाती है, मोदी तो विनाश लाए हैं। मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों का इस बयान का स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि सत्य है, ये सुनामी है जो कांग्रेस का विनाश लेकर के आई है। ये सुनामी है जो देश के लुटेरों को विनाश करके रहेगी। ये सुनामी है जो देश के बर्बाद करने वालों के लिए मृत्यु घंट बजाने आई है। और है, सही बात है, ये सुनामी है, विनाश के लिए आई है, विध्वंसक शक्तियों के विनाश के लिए आई है। और ये होने वाला है। 16 मई को दुनिया देखेगी भारत को तबाह करने वाली सारी चीजें ये सुनामी में समाप्त हो जाने वाली है। भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। इस बात के लिए अच्छा लगता है कि चलो भाई, देश में एक प्रधानमंत्री तो है, वरना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सब दूर मां बेटी की सरकार चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी मजेदार बात बताई। उनको पूछा पत्रकारों ने, वो वोट देकर के आ रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे हैं कि जो खुद इस चुनाव में लड़े नहीं हैं, और प्रधानमंत्री क्या, उनके सारे सीनियर मिनिस्टर चुनाव छोड़ के भाग गए। कहीं कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, जिस दल में कभी टिकट लेने के लिए कतार लगती थी, जिस दल में आज उनके मुखिया लोग प्रधानमंत्री समेत चुनाव लड़ने से भाग गए, उम्मीदवार तक नहीं की। और प्रधानमंत्री वोट देकर के, मीडिया ने पूछा क्या मोदी की लहर है क्या, तो प्रधानमंत्री ने वही उनकी जैसा नेचर है जवाब दे दिया, नहीं नहीं बोले कोई लहर वहर नजर नहीं आती है। मनमोहन सिंह जी, आपकी बात सही है, आपको कहां कुछ नजर आता है। क्या आपको कभी महंगाई नजर आई थी क्या? क्या आपको कभी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये नजर आया था क्या? प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के इतने कैबिनेट मिनिस्टर जेल चले गए। मामा भांजे का कांड हो गया, 2G का कांड हो गया, कोयले का कांड हो गया, हेलीकॉप्टर खरीदी में कांड हो गया, भ्रष्टाचार की सिलसिला बंद घटनाएं घटती रही। आपको नजर आया था क्या? नहीं आया था प्रधानमंत्री जी। ना आपको महंगाई नजर आती है, ना आपको भ्रष्टाचार नजर आता है, ना आपको देश की दुर्दशा नजर आती है। आपको अगर कुछ भी नजर नहीं आता है तो ये लहर कहां से नजर आएगी? और प्रधानमंत्री जी, अब तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाला पढ़ने के बाद पता चलता है कि आपको देखने की जरूरत भी कहां थी। मां बेटे हैं जो देखते हैं,
वही तो चलाते थे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपकी बातों पे हमें बुरा नहीं लगता है, और बेकार में आपसे गिला शिकवा क्या। हम चाहें अब 10-15 दिन बचे हैं, मौज कर लीजिए, आराम से विदाई ले लीजिए, विश्रांति पाइए, और माँ बेटे के तूफान के चक्कर से बच जाएंगे। आप भी खुशी महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ दिखे या न दिखे, देश को अपना भविष्य दिखता है। देश, 125 करोड़ देशवासी, उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मान सकते। मैं आज भाइयों बहनों गुजरात में आया हूं। देश भर का भ्रमण करते करते कुछ समय गुजरात को भी तो देना चाहिए। ये मेरी 6ठी सभा चल रही है, और इसके बाद राजकोट जाऊंगा, वहां 7वीं सभा करूंगा, और देर रात फिर कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर चला जाऊंगा। कल मैं मध्य प्रदेश करूं, जो उतर करके झांसी से, उत्तर प्रदेश से मेरा काम शुरू करूंगा, और पश्चिम बंगाल जाके पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, दौड़ रहा हूं, जनता का प्यार मुझे दौड़ा रहा है। न थके हुए, न रुके हुए, और झुकने का तो सवाल ही कहां है जी। अगर 125 करोड़ देशवासियों को अब मुझे झुकने नहीं देना है, तो मोदी कैसे झुक सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक निरंतर प्रचार अभियान में आज मैं गुजरात में था, और इत्तेफाक से इन दिनों माँ बेटे भी बारी बारी से गुजरात आते हैं, और माँ और बेटे के बीच में स्पर्धा चल रही है, कौन बड़ा झूठ बोलता है। अगर बेटा एक झूठ बोलता है तो माँ 2 झूठ बोलती है, माँ 2 झूठ बोलती है तो बेटा 3 झूठ बोलता है। एक तरफ कांग्रेस में झूठ बोलने की स्पर्धा चल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों के लिए नई आशा, नया विश्वास, एक भरोसे का संदेश लेकर के आई है। मैं आज जरा राहुल भैया सरासर झूठ चला रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ इस 3D के सभा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन गंभीर विषयों पर देश का ध्यान जाना चाहिए, देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, लेकिन न जाने क्यों मीडिया में उसने अपनी जगह नहीं बनाई। थोड़ी बहुत मात्रा में सोशल मीडिया में चला है, लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के मित्रों को आग्रह करता हूं, इस विषय को आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए, और देश के मीडिया पर दबाव डालिए कि ये सत्य को देश के सामने रखे। सरसरी नजर से न्यूज आकर के चले जाएं, इतने महत्वपूर्ण न्यूज चले जाए, और लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो उस समय चले जाए, ये जरा चिंता का विषय है। आपको पता होगा 2 साल पहले पुणे में से घोड़े के एक व्यापारी, रेस के एक व्यापारी हसन अली को पकड़ा गया था, और हजारों करोड़ रुपयों के काले धन का उस पर आरोप लगा था। कुछ दिन अखबार में उस समय बात छाई गई थी,
लेकिन दिल्ली सरकार में बैठी हुई मां बेटी सरकार के सागरितों ने किसी न किसी तरीके से उनको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई। मामला फिर से खुला, बात आगे बढ़ी और 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोरता के साथ मां बेटे की दिल्ली की सरकार को दबाव डाला था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, एसआईटी बनाई जाए और ये हसन अली के मामले में काले धन के बारे में दुनिया में क्या क्या कारोबार हुआ है, हिंदुस्तान में इसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो देश के सामने आना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की बातें करने वाले लोग, न्याय तंत्र पे भरोसे की बातें करने वाले लोग सुबह शाम मोदी को उपदेश देने वाले लोग 1 साल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसआईटी नहीं बनाई। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मां बेटे की सरकार को फिर से डंडा मारा है और कहा है एसआईटी बनाओ, जांच करो, ये रुपये कहां है, कहां गए, किसके हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, आप मेरे देशवासी तय कीजिए। क्या ये होना नहीं चाहिए? क्यों दबा दिया जाता है? और मैं हैरान हूं, देश के मीडिया में भी इस बात को जो जगह मिलनी चाहिए नहीं मिली। सोशल मीडिया के मित्रों, लग पड़ो, देश में बात पहुंचाओ, ये किसको छिप बचाने के लिए काम हो रहा है। दूसरी बात, ये भी उतनी ही गंभीर बात है, अखबारों की सुर्खियों में थोड़ी आई फिर खो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इन बातों को दबा दिया जाता है? किसका इंटरेस्ट है? भाइयों बहनों, एक मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, वो दुनिया में मीट एक्सपोर्ट करती है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, करोड़ों करोड़ रुपए का कारोबार है। भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उनके यहां 60 जगह पे छापे मारे और भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ईमानदार अफसर थे वो इसके पीछे लगे हुए थे, बराबर फॉलोअप कर रहे थे। उनके पास इस व्यापारी की 300 घंटे की बातचीत की टैप मौजूद है और उस टैप के अंदर जो बातें हैं वो देश के सामने गंभीर सवाल पैदा करते हैं। उन टैप के अंदर देश में उच्च पदों पर बैठे हुए दिग्गजों की बातें हैं, काले धन के कारोबार की बातें हैं, विदेशों में हवाला से पैसे भेजने की बातें हैं। और गंभीर बात यह है, जो बातें बाहर निकल के आई हैं पूरा सच अभी आ नहीं रहा है और कभी कभी आधा सच किसी का नुकसान भी कर देता है, लेकिन आधा सच भी जो आया है वो ये आया है कि 10 जनपद के साथ निकट संबंध रखने वाला एक व्यक्ति भी इस व्यापारी के साथ लगातार बातचीत करता है, पैसों के लेन देन की चर्चा करता है। 10 जनपद, मैडम सोनिया जी, आपका घर का पता है। वो कौन आपका निकट का साथी है जिसको लेकर खुद भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल या निशान लगा रहा है। 300 घंटे की टैप में उनका कितनी बातचीत है, किस विषय पे है, ये देश के सामने आना चाहिए। और मेरे सोशल मीडिया के साथियों, आप भी इस बात को उठाइए, भारत में काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसको उजागर कीजिए। तीसरी बात, कैसे चीजों को दबा दिया जाता है। मैं कल
पंजाब में अमृतसर में था। वहां एक बात मेरे ध्यान में आई। पंजाब के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जो नामांकन भरा उसके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन लिया गया है। सब दूर ये बात छुपा दी गई है। ऑब्जेक्शन ये लिया गया है कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जिनीवा की बैंक में अकाउंट है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इसमें जमा है और ये खाते तब खोले गए थे जब ये मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। उन्होंने इलेक्शन में अपनी एफिडेविट में लिखा है, उसमें इसका जिक्र नहीं किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हुए एक व्यक्ति, उनकी पत्नी उनके बेटे के नाम पर विदेश में बैंक के खाते हैं, ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत हुई है, इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? देश का मीडिया चुप क्यों है? काले धन के संबंध में कांग्रेस का झूठ क्या है, देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, चीजें छुपाई जा रही है। और एक बात बताना चाहता हूं, राहुल भैया जरा गौर से सुनिए और तैयारी रखिए। या आप जितना झूठ बोलते चले जा रहे हो, मर्यादाएं तोड़ करके बोले जा रहे हो, आपके पास देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। आपके 10 साल का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि आप जनता को अपनी कोई पॉजिटिव बात बता पाओ। ना आपका है, ना आपकी मां का है, ना आपकी सरकार का है। और इसलिए आप झूठे, गंदे, बेजवाबदार बयानबाजी कर रहे हो। अगर समय हो, आपके सिपाही सलार को समय हो, आपके चट्टो बट्टों को समय हो, आपके चेलों को समय हो, एक काम करो। 2 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। वो जाने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आप कम से कम इसे पढ़िए। आप जो गुजरात पर गंदे आरोप लगा रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, उन्हीं आरोपों को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी छानबीन की और 2 दिन पहले जजमेंट दिया है। और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात के विकास के लिए गुजरात सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां सबके लिए हैं, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने जो कदम उठाए हैं औद्योगिक विकास के लिए, जो इनिशिएटिव लिए, इसमें जनता का रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरा प्रक्रिया देखने के बाद कहीं पर भी किसी की फेवर हुई हो, किसी को लाभ पहुंचाया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट 48 घंटे पहले मिला है और आप ही के पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे, आप ही के साथीदार गए थे, उनको करारा जवाब मिला है। आप अपनी सत्ता की जोर पर इन चीजों को मीडिया में ना आए, इसमें शायद सफल हुए होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब आगे झूठ बोलते रहोगे, आपको भी जवाब देने की नौबत आएगी। फिर भागना मत। और इसलिए अभी भी मैं कहता हूं, हर चीज को सीमा में रखिए। हम सीमा रेखाएं तोड़ करके बात करते नहीं है। आइए खुले मैदान में, अपने काम का हिसाब दीजिए। भाग क्यों रहे हो? क्या आपकी सरकार को महंगाई का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं दे रहे हो?
आपकी मां बेटे की सरकार ने नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसके लिए जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देश में जितने जवान युद्ध में शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों से गोलियों से मरे, और जितने जवान युद्धों में और आतंकवाद में मारे गए, उससे ज्यादा मेरे देश के किसान आत्महत्या करके मरने के लिए मजबूर हो गए। जवाब दो। आपकी सरकार विदर्भ में जाकर के पैकेज देकर के आई थी, क्या हुआ उन पैसों का? उसके बाद भी वो किसान क्यों मारा जा रहा है? किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? अब इसका जवाब देने को तैयार नहीं। और भ्रष्टाचार, जब लोग कहते हैं भ्रष्टाचार तो आप कहते हैं आरटीआई, लोग कहते हैं महंगाई तो आप कहते हैं सेक्युलरिज्म, लोग कहते हैं नौजवानों को रोजगार तो आप कहते हैं मोदी झूठ बोल रहा है। आपकी अपनी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, आप सोचिए मेरे देशवासियों, ऐसे गैर जिम्मेवार नेता, ऐसी गैर जिम्मेवार सरकार, ऐसा गैर जिम्मेवार दल, क्या आप अपना भविष्य उनके हाथों में देना चाहते हो? आप विचार करो, कितनी बर्बादी होगी, कितना नुकसान होगा। भाइयों बहनों, अब तक जो चुनावी मतदान हुआ है, मैं देश के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। आमतौर पर हमारे देश में लोकसभा में मतदान कम होता है, लेकिन इन दिनों इलेक्शन कमीशन भी मतदान के संबंध में जागरूक है, प्रयास करता है। लेकिन जो मुंबई का कांड बाहर आया है, लाखों लोगों को मतदाता सूची से निकल जाना, ये चिंता का विषय है। मैं आशा करूंगा अब जहां चुनाव बाकी हैं, वहां ऐसी कोई गंभीर गलती न हो। मुझे विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इस विषय में चिंतित है, जरूर कोई न कोई कदम उठाएगा। लेकिन मेरी नागरिकों से भी विनती है, आप भी समय रहते देख लीजिए, कहीं आपके साथ तो अन्याय नहीं हो रहा है। ये मेरी विशेष प्रार्थना आप सभी मतदाताओं से है। लेकिन ये खुशी की बात है कि मतदान बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, इसका फायदा मिला है, लोकतंत्र में एक जान आई है। भाइयों बहनों, ये मतदान बढ़ा है, उसका एक मूल कारण है, और मूल कारण यह है, ये चुनाव एक आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है। ये जो देश भर में आंधी दिख रही है ना, सुनामी दिख रही है ना, वो एक आशा से बंधी हुई है, होप से बंधी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, अब देश जो 10 साल बीत गए, 60 साल बर्बाद हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है, आप जो चाहते हैं, उसमें आने वाली सरकार 100% खरी उतरेगी। ये मैं आपको अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं कि ये देश बहुत ताकतवर देश है, अनेक शक्तियों से भरा पड़ा देश है। हम जो चाहें वो परिणाम ला सके, ऐसा देश है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब देश में जो मतदान हुआ है, उसमें 2 चीजें पक्की हो गई है। एक, मां बेटे की सरकार गई यानी गई, मान लीजिए, कोई दुविधा का विषय नहीं है। देश की जनता ने जो मतदान अब तक किया है, उसमें उनका हिसाब चुकता हो गया है, और इसके लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 हफ्ते में कांग्रेस की भाषा कैसे बदली है, बॉडी लैंग्वेज कैसी बदली है, गाली गलौज पर कैसे उतर आए हैं, गुस्सा करने लगे हैं, भांति भांति की बातें, यही बताता है कि उनको पता चल गया है कि मां बेटे की सरकार गई। तो एक काम ये हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि नई सरकार की मजबूत नींव डालने का काम अब तक के मतदाताओं ने कर लिया है।
अब जिनका मतदान बाकी है उनकी जिम्मेवारी है इस मजबूत सरकार की जो नींव रखी गई है उस पर एक मजबूत सरकार बनाना। 300 से अधिक कमल जिताकर भेजना, एनडीए के हमारे सब साथियों को जिता करके भेजना और बहुत सालों के बाद देश में एक मजबूत सरकार बना के देखें। और भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कहता हूं, सेवक की देश को जरूरत है। शासक बहुत देख लिए, शासकों का तुंड मिजाज भी देख लिया, शासकों का अहंकार भी देख लिया, शासकों का वंशवाद भी देख लिया, शासकों का भ्रष्टाचार का कारोबार भी देख लिया, शासकों की जनता की उपेक्षा भी देख ली, हर बुराई को देख लिया है। भाइयों बहनों, 60 साल आपने शासकों को दिया, मैं आपसे कह रहा हूं 60 महीने इस सेवक को दे करके देखो। 60 साल आप शासकों को दे चुके हो, ये सेवक आपसे सिर्फ 60 महीने मांगता है। और भाइयों बहनों, 60 साल में जो आपको पीड़ा हुई है, मैं 60 महीने में उस पीड़ा को मरहम न लगाऊं तो आप मुझे मेरे सवाल पूछ लेना। भाइयों बहनों, मैं आपके दुख को दूर करने के लिए आया हूं, आपका सेवक बन के आया हूं, लेना पाना बनने के इरादे से नहीं आया हूं। मुझे कुछ करने का अवसर दीजिए। आपके सपने मेरे सपने हैं, आपके संतानों का भविष्य ये आपकी चिंता का विषय है, वो मेरी चिंता का विषय भी है। मेरे 18 से 28 साल के नौजवान, अगर ये बार निकम्मी सरकार आई तो उनका तो भविष्य अधर में लटक जाएगा। मुझे मेरे देश की महामूल्यवान संपत्ति 18 से 28 की जिंदगी बचानी है। और हर बुजुर्ग को पता होगा, अगर 18 से 28 साल का उसका बेटा और बेटी इस समय सही जगह पे ठिकाने लग जाए तो उनकी जिंदगी कितनी बेहतर जाएगी। मुझे आपके लिए कुछ कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, टीवी वाले भी थक चुके हैं। ऐसे आप अपनी भीतर की ऊर्जा से मतदान और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए। और 12 तारीख को मेरा आखिरी दिन है चुनाव का। काशी में मुझे मत पड़ने वाले हैं। मुझे आपके आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन देश को मजबूत सरकार चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मतदान के दिन पूरे मन से भाजपा और उसके साथियों को विजयी बनाइए। अलग अलग हमारे दल हमारे साथ है, 25 से ज्यादा दल है। कल मैं पंजाब में था, कमल और तकड़ी का प्रचार करके आया हूं। जहां जाता हूं सबकी बात करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके दिल में कमल हो, जुबान पे कमल हो, दिमाग में कमल हो, लेकिन मतदान के दिन उंगली पे कमल बटन दबाने के लिए जाना चाहिए। तब जाकर के दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। एक बार मेरे साथ आप सभी एक साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बुलाइए। पूरी ताकत से भारत माता की जय बुलाइए। उस पूरे क्षेत्र में सुनाई दे, भारत माता की जय का गुंज सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सब दूर देख रहा हूं, बड़े जोश के साथ आप भारत मां का जय जयकार कर रहे हो। चुनाव में भी भारत मां का जय जयकार करोगे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास
और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।